हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आज आप लोग मतलब कि जान ही गए हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली। टीजीटी में जो सिलेबस है मतलब कि हिस्ट्री वाला और पीजीटी में जो हिस्ट्री वाला है तो उसी से मैंने आज ये टॉपिक लिया है, अलाउद्दीन खिलजी वाला, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टीजीटी की तैयारी करने वाले पीजीटी या अदर कंपटीशन के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली क्यों लागू की? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, ठीक है। और इतने विशाल क्षेत्रफल पर जो जो इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया किसके बल पर? एक अच्छी विशाल सशक्त सेना के बल पर। तो इसके मन में था कि मुझे अगर अच्छी सेना रखनी है तो उसको एक अच्छी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा जो है राजकोष भी खाली हो सकता है। तो उसने दिमाग लगाया कि बाजार में बिकने वाली चीजों का जो है कीमत मैं क्यों ना मतलब कि तय कर दूं, है ना। और सस्ती वस्तुएं, ताकि जो मेरे सैनिक लोग हैं उनको वो वस्तुएं आसानी से और सस्ते दाम पर मिल जाएं, ठीक है। तो कम पैसे में मैं एक बड़ी आर्मी रख सकता हूं। तो इस प्रकार की उसकी एक सोच थी और उस पर ये सफल भी हुआ। और कहां तक सफल हुआ हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो लेखकों के नाम आप देख रहे हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और हरिश्चंद्र वर्मा। मध्यकालीन भारत की जो किताबें आती हैं ये उनके सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं। तो इन दोनों की किताबों को मैंने पढ़ा और मुझे जो मिला वो मैंने यहाँ बोर्ड पर उतार दिया है। अब उसी पर हम चर्चा करेंगे ना। और जैसा कि मैंने हरिश्चंद्र वर्मा की जो बुक को पढ़ा तो उसमें मुझे ज्यादा फैक्ट मिले, ठीक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो बात करते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव से, ठीक है। देखिए, अपनी शक्तिशाली विशाल सेना के व्यय को घटाने के लिए, ध्यान रखना है, बाजार प्रणाली इसकी विशाल सेना के व्यय को घटाने के लिए इसने ये शुरू किया था। तो एक तो आपका फैक्ट ये निकल के आया कि जो बाजार प्रणाली है वो इसने किस लिए क्रिएट की थी? वो थी सेना रखने के लिए, विशाल सेना रखने के लिए, क्योंकि युद्ध प्रिय शासक था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अनाज और कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के दाम एकदम तय कर दिए, ताकि कम वेतन में भी, ध्यान दीजिएगा, ताकि कम वेतन में भी जीवन निर्वाह हो सके। किसका? सैनिकों का। ऐसा नहीं है कि केवल सैनिकों के लिए था। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये लागू था, है ना। और ये भी एक विवादित प्रश्न है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है वह केवल दिल्ली पर ही लागू थी या पूरे साम्राज्य में? यह भी एक विवाद का विषय रहा है, ठीक है। अब देखिए खालिसार, अब आगे क्या बिंदु मिला मुझे? खालिसार जो सरकारी नियंत्रण में होती थी और सामंतों की भूमि से भी राजस्व उपज के रूप में लिया गया, ठीक है। जो उपज का जितना उपज होता था उसका 50%, 50% जो है लिया जाता था। और इसके बल पर उसने जो है विशाल अन्न कोष या अन्न राशि एकत्र कर ली, है ना। और सस्ते दाम पर सैनिकों को उपलब्ध कराने लगा, दिल्ली की जनता को और दिल्ली के आसपास की, ठीक है। और व्यापारियों को शहनाई मंडी में अपने नाम लिखवाने पड़ते थे। तो मंडी, शहनाई मंडी एक कार्यालय होता था जहां पर व्यापारी लोग जो आते थे वो अपना वहां पर नाम दर्ज कराते थे ना। एक पूरा रजिस्टर्ड, एक पूरा लिखित व्यवस्था होती थी कि किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या धोखेबाजी या घपलेबाजी होने न पाए। उसके बाद व्यापारियों को अग्रिम धन भी दिया जाता था। ये मुझे इसमें भी मिला है और हरिश्चंद्र वर्मा की किताब में भी मिला है, अग्रिम धन भी दिया जाता था। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने लोगों को प्रेरित भी किया कि तुम वस्तुओं को लाओ देश के कोने कोने से और ला करके यहाँ पर बेचो। तो इसके लिए ये उन व्यापारियों को अग्रिम धनराशि भी दिया करता था, है ना, पेशगी के रूप में। और कहता था कि जब वस्तु बिक जाएगी तो उसको राजकोष में ला करके जमा कर देना और जो उसका भत्ता होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। तो एक प्रकार से वो मूलतः व्यापारी नहीं थे जो वस्तु लाते थे, ये केवल एक सिस्टम था। आगे देखिए, नियम संपूर्ण साम्राज्य पर लागू थे या दिल्ली
और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर ये एक विवाद का विषय रहा है ना। और जब मैंने हरिश्चंद्र की किताब पढ़ी तो उसमें तो मुझे क्या मिला, मोरलैंड, एक इतिहासकार हुए हैं, मोरलैंड का मानना है कि ये प्रयास केवल दिल्ली तक ही सीमित रखा गया था जहां सेना केंद्रित थी। तो ध्यान रखना है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब में ये चीज नहीं मिल पाती है, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा की किताब में ये मुझे मिला कि मोरलैंड ने कहा है कि ये बाजार प्रणाली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थी, क्योंकि इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर यह लागू भी ना हो पाता, पॉसिबल नहीं था, ये मोरलैंड का मानना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मिला फैक्ट मुझे हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से। उसके बाद दक्षिण भारत से प्राप्त धन के अपव्ययता पूर्ण वितरण से मुद्रा का मूल्य गिर गया और कीमतें बढ़ गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया था कि कीमतें बढ़ गई थी, वस्तुएं महंगी हो गई थी ना, तो वो पहुंच से बाहर हो गई थी, तो इसीलिए इसने ये नियम फॉलो किया और इसको लगाया। और सुल्तान का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था मुद्रा के प्रसार को रोकना, मुद्रा के प्रसार को रोकना और रहन सहन का खर्च कम हो गया। तो इसके दो उद्देश्य पूरे हुए इस बाजार प्रणाली से, एक रहन सहन का खर्चा कम हो गया और दूसरा मुद्रा प्रसार भी रोकने में सहायता मिली। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब में ये फैक्ट मुझे मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मजेदार फैक्ट नहीं, लेकिन है ना। अब बात करते हैं हरिश्चंद्र वर्मा जी क्या कह रहे हैं, इनके पर हम चर्चा करते हैं अब इनके विचारों के बारे में। मोरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। मोरलैंड, यदि सुल्तान सामान्य वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक भर्ती करे तो समस्त राजकोष 5 या 6 वर्षों में खाली हो जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है, मोरलैंड का, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ना। तो 5-6 वर्षों में खाली हो जाएगा, तो मोरलैंड कह रहा है कि जब 5-6 वर्षों में राजकोष खाली हो जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे, तो इसी का नतीजा था बाजार प्रणाली। ठीक है, ये सबसे बढ़िया फैक्ट है, खाली हो जाएगा। तो मोरलैंड का मानना है कि ये प्रयास केवल दिल्ली तक ही सीमित रखा गया था जहां सेना केंद्रित थी, सेना केंद्रित थी। ठीक है, जबकि बनारसी प्रसाद सक्सेना, जो ये भी इतिहासकार हुए हैं, इस मत से सहमत नहीं है। देखिए, बनारसी प्रसाद सक्सेना जो है, इनका मानना है कि ये गलत है, ये पूरे साम्राज्य पर, क्योंकि पूरे साम्राज्य से जो है सैनिक आकर के भर्ती होते थे, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि ये केवल दिल्ली तक ही सीमित है। लेकिन अगर मेरा विचार माने, अगर आप मेरे विचार को माने कि मोरलैंड यहाँ पर सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सेनाएं, जैसा कि सक्सेना जी का कहना है कि सैनिक पूरे साम्राज्य से आते थे, है ना, वो सामंत के सैनिक होते थे, एक राजा होता था तो उसके अधीन सामंत हुआ करते थे। तो मोरलैंड यहाँ पर आई थिंक सही है, क्योंकि अगर केंद्र की सेना मजबूत नहीं होगी तो सामंतों की जो सेना है वो हम पर हावी हो सकती है। तो इसी के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को पहले मजबूत करने की कोशिश की, इसीलिए बाजार प्रणाली केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गई, ऐसा मेरा भी मानना है। और मोरलैंड तो भाई मान ही रहे हैं, एक बड़े इतिहासकार हुए हैं। ठीक, तो इनको भी नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अपना विचार रखने में क्या जाता है। इसके बाद इसका विस्तृत वर्णन, यानी कि बाजार प्रणाली का जियाउद्दीन बर्नी, लिख लेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है और सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय भी माना गया है। किसने कहा है, जियाउद्दीन बर्नी की किताब से सब मिलता है। ठीक है, जो विश्वसनीय है लिख लेंगे। अब इसमें 2 प्रकार के बाजार थे, एक था मंडी, जहां पर गल्ला बाजार, यहाँ पर खाने पीने की चीजें बिकती थी, गल्ला वगैरह। प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम, मूल्यों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी, है ना, यानी कि जो रेट तय कर दिया जाता था उससे बढ़ा करके कोई भी दुकानदार वस्तु नहीं बेच सकता था। अगर ऐसा करता था या कम तोलता था या कैसे भी, तो उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। तो इस प्रकार का कठोर नियंत्रण रहता था। तो लोग डर के मारे भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी लोग कर ही देते थे, है ना। जैसे गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन मिलता था ना। उसके बाद जीतल से तांबे का सिक्का है, टंका और जीतल, टंका चांदी का सिक्का था, जीतल जो है तांबे का सिक्का था ना। तो उसके बाद चावल 5 जीतल
ये मुद्रा का नाम है, सिक्के का नाम था, प्रति मन मिलता था, और इत्यादि अन्य चीजें भी हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं यहाँ बता पाना। इसके बाद कीमतें निश्चित करके अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किए गए। ठीक है, जब अनाज एकत्र हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था ना कि इसने अपने अधिकारियों से कहा था कि अनाज को उपज के रूप में वसूलें 50%, तो उससे जो अन्न मतलब कोष था वो भर गया था। तो इसी के ही आधार पर इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शुरू कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सहायता प्राप्त है ये सरकार, जैसे आजकल की दुकानें होती हैं कोटा वाली, राशन वाली, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 टंके से लेकर के 1000 टंके मूल्य तक, 10,000, ठीक है, 10,000 टंके मूल्य तक की वस्तुएं वहां पर मिलती थी, यानी कि चांदी का सिक्का। उसके बाद बर्नी द्वारा रेशमी सूती कपड़ों की लंबी सूची दी गई है ना, बर्नी ने दी है, जैसे कि दिल्ली खज रेशम, ये दिल्ली का सबसे, या कह सकते हो उस समय का सबसे कीमती कपड़ा हुआ करता था रेशम का, दिल्ली खज रेशम कहते थे उसको, और जो 16 टंका में मिलता था। उसके बाद सिलहटी मोटा कपड़ा भी होता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे कपड़े बाजार में, बेशकीमती कपड़े बिका करते थे। ठीक है, अब यहां पर ये फैक्ट आ गया, सुल्तान ने कपड़ा व्यापारियों को खाद्यान्न व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दी। ये इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान ने कपड़ा व्यापारियों को विशेष तवज्जो दिया था। किसकी अपेक्षा? तुलना की जाए तो खाद्यान्न व्यापारियों की अपेक्षा। ठीक है, और विशेष तौर पर इसने मुल्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम धन दिया। देखिए क्या होता था कि कई जो कपड़ा व्यापारी होते थे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते थे, तो वो दिल्ली में जो है कम कीमत पर कपड़ा बेचने में संकोच करते थे, उनको नुकसान होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी मन में आया कि नहीं, शायद ये लोग सही हैं, इनको नुकसान होता है, तो इसीलिए ये अग्रिम धनराशि दिया करता था कि तुम लोग लाओ। जैसा कि बर्नी की किताब में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कह रहे हैं कि तुम कहीं से भी कोई भी कुछ भी कपड़ा लत्ता जानवर गुलाम लेकर के आओ और दिल्ली में ला करके उसको वाजिब दाम पर बेचो। तो एक प्रकार से ये मुल्तानी व्यापारी शब्द जो लगा हुआ है इनके आगे, ये व्यापारी नहीं कहे जा सकते हैं, ये केवल एक कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर काम करते थे। सामान लाए, बेचे, जितना पैसा वो लिए थे अग्रिम रूप से उसको जो है राजकोष में जमा करा दिया और उसके बदले में उनको कमीशन मिलता था। इस प्रकार से ये कमीशन वाला बिजनेस चल रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपड़ा व्यापारियों को तवज्जो दिया, मूल रूप से मुल्तानी व्यापारियों को उसने अग्रिम धन दिया। और जो अंतिम अधिनियम था वो था परवाना नवीस से संबंधित। परवाना नवीस होता था परमिट जारी करने वाला। दिल्ली में जो कीमती वस्तुएं बिकने के लिए आया करती थी उसके लिए परमिट जारी होता था, और उसको कौन जारी करता था? परवाना नवीस। तो इस प्रकार से आप लोग को हाँ ध्यान रखना है। एक चीज थोड़ा सा बताना हम भूल गए हैं कि जो हाँ दूसरा जो बाजार था वो था सराय ए अदल, यानी कि न्याय का स्थान। सराय ए अदल जो बाजार होता था, ये किस प्रकार का बाजार था? जहां पर निर्मित वस्तुएं बाहर के प्रदेशों से आती थी और दिल्ली में बिकती थी, है ना, और विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त। अब ध्यान रखना, आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस चीज को। ठीक है, और मंडी जो होता था उसका एक सहना ए मंडी, एक अधीक्षक, एक अधिकारी होता था। तो मलिक कबूल, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक कबूल को शहनाए मंडी नियुक्त किया था, या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था, जो कि पूरे बाजार की जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि जासूसी किया करता था, गलत ना होने पाए ये देखा करता था। तो ये सारे फैक्ट आपने देखे ना। तो सराय ए अदल में कौन सी वस्तुएं बिकती थी? जो निर्मित होती थी और बाहर से आकर के बिकती थी, है ना, और गल्ला या मंडी में अनाज जो है बिका करता था। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में आप लोग को लिख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बता दे रहे हैं, मंडी में अनाज बिकता था और सराय ए अदल में निर्मित या बाहर से आई हुई वस्तुएं बिकती थी जिनको सरकार की ओर से धन मिलता था। तो इस प्रकार से आपने आज देखा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।